यस सर, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप लोगों को नया शेड्यूल मिल गया होगा। अब नेक्स्ट 10 डेज हम लोग इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे रिजल्ट आ जाएगा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, नोट्स और सब मटेरियल मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इस वीक आपको इस बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है सर। और जो बच्चे एग्जाम जिन्होंने निकाल लिया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है सर, ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए वो भी सुन लीजिए। जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए वो भी सुन लीजिए। देखिए ऐसी बात है कि जब 7 सवाल डिलीट होते हैं, तो आपका भाग्य साथ देना चाहिए। थोड़ा सा आपका एक जो चीज काम करती है वो ये होती है कि थोड़ा सा लक फेवर करना चाहिए आपको। मेरे पास वो स्टूडेंट्स भी थे जो 85 86 लाते हुए भी फेल हो गए इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि 7 सवाल डिलीट हुए हैं और 2-3 सवालों के आंसर ऊपर नीचे हुए हैं। अब मैं उस स्पेक्युलेटिव्स में नहीं जाऊंगा, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा कि किन सवालों को डिलीट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैं उस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग जो स्टेप लेना चाहे अप्रोप्रिएट वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे एग्जाम निकाल चुके हैं, फिर उनका पहला सवाल ये है कि सर हमारे पास कितना समय है मेंस के लिए, हमारे पास मेंस को अप्रोच करने के लिए कितना समय है। तो सर इन्होंने अब तक तो डेट दी नहीं है, लेकिन फिर भी हम रफली यहाँ से माने तो हमारे पास 50 to 60 डेज हैं। ठीक है, 50 से 60 दिन हैं। अदरवाइज क्या होता था कि पहले 45 दिन मिनिमम इनको देने होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर नेक्स्ट महीने एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी आप अफवाह ये भी सुनेंगे कि अगले महीने एग्जाम हो जाएगा या उसके नेक्स्ट मंथ एग्जाम हो जाएगा। तो सर आप हाईकोर्ट के रूल से कहते हैं कि यू मस्ट गिव 45 डेज टू द कैंडिडेट। 45 दिन आपको देने ही पड़ेंगे, और वो 45 दिन जब वो लोग डेट इशू करेंगे तब से होगा। ठीक है सर, चलिए। और एक और बात, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जितने भी सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इनको आप अपने तक ही सीमित रखिए। जितने भी नोट्स, कंटेंट, मटेरियल आप लोगों को मिलते हैं अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक एक सीट को लेके बहुत मारा मारी है इस बार। ठीक है, तो सीटें बहुत कम है, एक तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स है। दूसरी बात ये कि एग्जाम में अगर आप थोड़ा भी बेहतर लिखेंगे, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग या लॉ के पोर्शन को भी, तो भी आप इजीली एग्जाम निकाल लेंगे और इजीली कट ऑफ की लिस्ट में आ जाएंगे। क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे नज़र में आप सुनिएगा, मेरे नज़र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मेंस बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे मेंस। उनकी कॉपी देख के लगता था कि हाँ ये 1 गो में इनके कॉपी चेक होगी। वो एक शब्द नहीं छोड़ते थे किसी भी चीज का, लॉ के प्रोविजन का एक सिंगल वर्ड वो स्किप नहीं करते थे। अब वो सारे बच्चे बाहर हुए हैं। जैसे मेरे खुद के 3-4 बच्चे ऐसे थे जो बहुत ब्रिलियंट थे मेंस लिखने में, उनकी मेंस की कॉपी को मैं बहुत एडमायर करता था कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा लिखता है और जितने भी पॉइंट्स हैं उसको फुलफिल करता है। और अल्टीमेटली अगर वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो मतलब इस बार जो आप लोगों के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बार आप लोगों पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज आंसर अच्छे से लिखोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। बहुत धुरंधर बच्चे जो थे मेंस के लिए, वो मेरे नज़र में बहुत सारे बच्चे बाहर हुए हैं। जिन बच्चों ने लास्ट इंटरव्यू दिया था वो भी बच्चे बाहर हुए हैं इस साल बहुत सारे। तो ये भी बात याद रखिए कि किसी की कोई भी सीट फिक्स नहीं है। चलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 4 माइनर एक्ट आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को शेड्यूल मिल गया होगा पूरा, जिसमें टेस्ट और क्लासेस अब रेगुलर ही होने वाली है। तो प्लीज एटलीस्ट 15 आवर्स देना स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 15 आवर देना डिवोट करना स्टार्ट कर दीजिए। इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ कि स्टूडेंट्स कम है और कॉपीज बहुत अच्छे से चेक होंगी अगर आंसर अच्छे से लिखा जाएगा तो। ठीक है, बहुत हेवाइड तरीके से कॉपीज चेक नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज पहले क्या होता था सर, पहले ऐसा होता था सर कि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज थी। बहुत सी जगह ऐसा होगा कि जब बच्चे ने सब कुछ अच्छा लिखा है लेकिन फिर भी उसको 0 दिया है, ना उसको आधा मिला है, ना उसको 1 मिला है, ना उसको 2 नंबर मिले, 6 नंबर में भी उसको 0 नंबर सीधा टिकाया गया है। और कोई रीजन और एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास भी किसमें उन्होंने 0 क्यों दिया आपको। और चलो ठीक है 19-20 प्रोविजन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सेक्शन नंबर और बाकी जो कंटेंट है वो उसके मार्क्स होते हैं। लेकिन बहुत सारी कॉपीज ऐसी थी इसमें ऐसा हुआ बच्चों के साथ। तो प्लीज अभी भी आपसे कह रहा हूँ, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। ठीक है, आज जो हम जो सब सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, अब वो जो सब्जेक्ट है सर, ये सब्जेक्ट्स वैसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें किसी सब्जेक्ट में तो आपको सिर्फ और सिर्फ केस लॉ से ही काम चलेगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें मेजरली केस लॉ ही पूछा जा रहा है और केस लॉ के थ्रू ही सवाल बन रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात सुनिए, 4 एक्ट आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज जे।
पीओ, पॉक्सो और इसके साथ डिस्कस करेंगे डीवी। अब ये सारे एक्ट आपको एक साथ बैठ के नहीं पढ़ने हैं सर, ठीक है ना। अब मैं जे की बात करता हूँ तो मोर देन 110 सेक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 110 सेक्शंस। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप मेंस के लिए किसी सब्जेक्ट को इतना थोरली रीड करके जाओ, ठीक है सर। जे में क्या सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, या क्या सवाल है जो पूछने लायक है, और क्या सवाल है जो ये लोग लगातार पूछ रहे हैं, हम उस सवालों को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू जे में रिसेंटली जो ट्रेंड में सवाल आए हैं वो आए हैं डेफिनेशन क्लोज से। अब डेफिनेशन क्लोज अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50 सब सेक्शन है, मतलब मोर देन 55 डेफिनेशंस हैं, उससे भी ऊपर डेफिनेशंस हैं। तो हम लोग सब डेफिनेशंस को नहीं पढ़ना है, मैं आपको 10 डेफिनेशंस बताऊंगा, 10 से 12 डेफिनेशंस बताऊंगा, सिर्फ वो करके जाइएगा, वही है रिलेवेंट और वही है इंपॉर्टेंट, उसके अलावा मत पढ़िएगा। उसके अलावा बाकी को छोड़ जाइए, बिल्कुल ऐसे कैसे ही नहीं आएगी तो नहीं आएगी, आपको अभी कह रहा हूँ मैं। और क्यों मैं उससे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि सर हम लोगों को एक वाइड एक्सपीरियंस इस एग्जाम को देने का, हम लोग अभी से नहीं दे रहे थे, हम लोग आप मान लीजिए 16-17 से एग्जाम हमने अपेयर किया है, और हाईकोर्ट वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, रिक्रूटमेंट बॉडी कभी चेंज नहीं होती है, रिक्रूटमेंट बॉडी जो डिसाइड करती है वही सवाल यहाँ से पिक किए जाते हैं। तो प्लीज अगर आप ट्रस्ट करते हैं अबू खान लॉ अकेडमी पे, तो प्लीज वो ट्रस्ट को बरकरार रखिए। जो सवाल आपको जितना बोला है, आप अपने एनर्जी और एफर्ट बचा के उन सवालों को बहुत कंठस्थ कीजिए, मतलब उन सवालों को आप जब किसी भी चीज को जब आप अंतर्निहित कर लेते हैं अपने अंदर, जब आप उस चीज को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं उन आंसर्स को आंसर राइटिंग के अंदर, तब आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। एग्जाम क्लियर करने का एक सिंपल फॉर्मूला और फंडा सुन लीजिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपको अगर ये सोचना पड़ गया कि इसमें क्या प्रोविजन था या क्या लाइन थी या क्या उसमें मेंशन किया था, तो सर आपको एग्जाम नहीं निकलने वाला। क्योंकि जिन सवालों के लिए आप प्रिपेयर होकर जा रहे हो, वो सवाल अगर आपके बिल्कुल टू द पॉइंट आपने तैयार किया है तो आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। और एटलीस्ट 15 आवर्स हर दिन पढ़ाई होनी चाहिए, 15 आवर्स एटलीस्ट पढ़ना है, इंक्लूडिंग क्लासेज, इंक्लूडिंग टेस्ट, ठीक है सर। चलिए मैं जे से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं जे की बात करूँ तो डेफिनेशन क्लोज में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है, डेफिनेशन के सिर्फ क्लोजेस लिख रहा हूँ, ठीक है, और नाम इनका बोल रहा हूँ। 2.5 आफ्टर केयर की बात करता है, दोनों बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की बात करता है। ये रिसेंटली सवाल क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या होता है, ये रिसेंटली क्वेश्चन भी आया है। दूसरा 213 चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट इन लॉ, 214 चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, 219 चिल्ड्रन होम, 221 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, 227 फिट फैसिलिटी, 228 फिट पर्सन। 2021 के मेंस के सवाल है दोनों, अगर आपने पूरे पिछले पेपर देखे हैं तो दोनों मेंस के सवाल है। 245 254 एंड 233। इस बार जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो हैं इससे 6 नंबर में आने का चांस है इसका। एक केस लिखेंगे इसमें अपन, सीरियस ऑफेंस में, गंभीर अपराध में एक केस लिखेंगे प्लीज। केस का नाम है शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, रिसेंट ही जजमेंट है ये शिल्पा मित्तल। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा लिख लीजिए, शिल्पा मित्तल में क्या बोला है कोर्ट ने, क्या बोला गया है इस केस के अंदर। देखिए सर ऐसा है, अगर आप हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन देखते हैं तो हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 7 साल या 7 साल से अधिक के जो अपराध है वो क्या कहलाते हैं, गंभीर अपराध, वो जघन्य अपराध कहलाते हैं, वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब शिल्पा मित्तल ये कहती है कि सर जहां पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, जहां पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, सुनेगा सर ध्यान से, जहां पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है और वहां पर अगर 7 साल तक की सजा है तो उसको आप सीरियस ऑफेंस में ही काउंट कीजिए। जैसे आप बहुत सारी जगह सजा देखेंगे जहां पर मिनिमम है 5 साल और मैक्सिमम है 7 साल, मतलब 5 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है। अगर उसमें आपको 7 साल की सजा होती है
तो इसका मतलब है डेट इज ए हीनियस ऑफेंस, डेट इज ए हीनियस ऑफेंस। लेकिन जहां पर मिनिमम कोई भी सजा नहीं है, जहां पर मिनिमम कोई भी सजा नहीं है, सिर्फ 7 साल की सजा दी हुई है, तो उसको आप सीरियस ऑफेंस में ले जाएंगे, ना कि हीनियस ऑफेंस में। देखिए हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूँ, हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन ये कहती है, जघन्य अपराध की परिभाषा ये कहती है कि 7 साल या 7 साल से अधिक के जो अपराध है वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है सर, दे आर फॉलोइंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ हीनियस ऑफेंस। लेकिन शिल्पा मित्तल ने इस डेफिनेशन को चेंज किया है अभी, एंड ड्यू टू दिस जजमेंट, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है इस सेक्शन के अंदर, जिसके पास लेटेस्ट डायरेक्ट है वो देखना, एक रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है अंडर द डेफिनेशन ऑफ सीरियस ऑफेंस। ठीक है सर, ड्यू टू द शिल्पा मित्तल जजमेंट। तो ठीक है सर, इसको पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है इस बार सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन में। इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा 2 लाइन लिख लीजिए इसमें। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तो कहने का मतलब ये, शिल्पा मित्तल हम लोगों ने समझ लिया था, शिल्पा मित्तल के रिगार्डिंग मैंने बात की थी कि सर जहां कहीं भी मिनिमम पनिशमेंट दिया हुआ है, जहां कहीं भी मिनिमम पनिशमेंट दिया हुआ है तो वो फिर हीनियस में जाएगा, लेकिन जहां पे मिनिमम पनिशमेंट नहीं दिया हुआ देन द डेफिनेशन विल ऑटोमेटिकली फॉल अंडर द सीरियस ऑफेंस। ठीक है सर, ये जो सवाल आते हैं ना सर, देखिए डेफिनेशन क्लोज बहुत सारी होंगी, लेकिन जेजे के जो डेफिनेशन क्लोजेज हैं, जेजे के जो डेफिनेशन क्लोजेज हैं ये फॉल करते हैं, यूजुअली दे फॉल करते हैं, और ये यूजुअली ये फॉल करते हैं 6 नंबर वाले, जो 6 नंबर वाले 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना सर, उसमें जेजे यहाँ से पूछता है। और ये 3 डेफिनेशन से 40, 46, 56 अब तक देखो क्या क्या पूछ लिया गया है, मैं आपको बता दूं। 2 27 28 पूछ लिया इन लोगों ने, बेस्ट से लोग पूछ चुके हैं, ये लोग इसको पूछ चुके हैं, इसको अभी तक नहीं पूछा है उस वाले क्लोजेस में, उस वाले बड़े सवाल में। और ये प्लीज इनको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन क्लोज इसका बिल्कुल नहीं छोड़ना इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द मेंस, ठीक है। डेफिनेशन क्लोज बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्लोज को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बाकी फर्दर प्रोविजंस को, जो यहाँ से आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन लिखिए प्लीज, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन? व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन? बालक के संदर्भ में सामान्य सिद्धांत क्या है? बालक के संदर्भ में सामान्य सिद्धांत क्या है? इसमें सेक्शन 3 लिखना है पूरा, और सेक्शन 3 में 16 है, 16। अब आप उसको न्यूमेरिक्स बना के याद करो, आप उसको न्यूमेरिक्स बना के याद करो। न्यूमेरिक्स मतलब कोई भी कीवर्ड से जो आप उसको याद करते हो, आप उसको न्यूमेरिक्स बना के याद करो, आपको जैसे याद करना है जैसे याद करो, लेकिन वो 16 के 16 आपको लिखने हैं, ठीक है सर। ये 6 नंबर में सवाल आएगा, ये 3 नंबर में नहीं आता, और ये 4 नंबर में नहीं आएगा, ये आएगा बड़े सवालों में। तो सेक्शन 3 इज इंपॉर्टेंट, इसको भी प्लीज देखिएगा। अब देखिए कुछ टाइम से ट्रेंड चेंज हुआ है, कुछ टाइम से आरएस का ट्रेंड चेंज हुआ है मेंस को लेके, और इस एक्ट में भी थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। वो क्या ट्रेंड बदला है वो समझिए सर। पहले हम लोग पढ़ते थे कि बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब और पिन पॉइंटेड सवाल पूछने लगे हैं, अब और ज्यादा पिन पॉइंटेड सवाल पूछने लगे हैं, ठीक है सर। अब और ज्यादा पिन पॉइंटेड सवाल पूछने लगे हैं, जैसे आप सेक्शन 4 देखेंगे। देखिए मैं बात करता हूँ बोर्ड की, जेजे बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जूनियर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे सेक्शन 4 है, आप अगर सेक्शन 4 में देखेंगे तो सेक्शन 4 का जो क्लोज 4 है, जो लोग घर पे बैठे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको वो एक बार सुन लीजिए। सेक्शन 4 का क्लोज 4 जो है वो बात करता है विद रेस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी, कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम ए मेंबर ऑफ जूनियर बोर्ड, और बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, ठीक है। निर्भरता है क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग में बात की गई है। क्लोज 7 है ना। तो प्लीज अगर देखिए बड़ा सवाल अब होता क्या है ना सर, जैसे बोर्ड पूछेंगे पूरा तो उसके लिए 6 नंबर चाहिए, लेकिन इन छोटे छोटे सवालों के लिए कितने कितने नंबर में आ जाते हैं ये सवाल, ये 3-3 नंबर में सवाल आ जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम सवाल आया था एक ऑर्डर 33 रूल 5 का, ऑर्डर 33 रूल 5 का आया था कि इंडिजेंट पर्सन की अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है तो क्या उसके ग्राउंड है, उसमें 33 रूल 5 लिखना था। देखिए पिन पॉइंटेड अब जाना पड़ रहा है एग्जामिनर को भी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सवाल इतने बड़े हैं कि इसमें से पूरी चीज हम पूछ नहीं सकते। तो प्लीज आप जब पढ़ रहे हो और आपको जब लग रहा है डायरेक्ट में, अगर आप सिंपली रीड भी कर रहे हो तो आपको पता है कि सर ये जो 4-5-6 पॉइंट्स हैं दीज आर इंपोर्टेंट फॉर द मेंस, ये मेंस के लिए पूछे जा सकते हैं। तो सर वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 नंबर में 4 नंबर में इस तरह के पॉइंट्स आएंगे और आपको उन्हीं को मेंशन करना होगा। इज इट क्लियर? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है और कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। भाई आप उनको बनाओगे कैसे, वो पूरा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और कमेटी दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन
और पिन पॉइंटेड अगर आप लिखेंगे तो यू विल गेट सम गुड मार्क्स। आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ठीक है सर। एक सवाल लिखिए, व्हाट आर द पावर फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आर द पावर फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड, व्हाट आर द पावर्स फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड। मैंने आपको आज कुछ आंसर्स भी भेजे हैं, इसमें सेक्शन 8 आएगा, ठीक है ना सर। लिखिए, सवाल लिखिए, बोर्ड की शक्तियां, कृत्य व और उत्तरदायित्व क्या है। बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व क्या है। ये जितने भी सवाल है ना सर, इनमें केस लॉज नहीं आएंगे, ठीक है। केस लॉज जेजे में सिर्फ वो सीरियस ऑफेंस वाला केस लॉज आएगा, या फिर सेक्शन 94 में केस लॉ आएंगे। 94 मतलब जहां पर एज डिटरमाइन करनी है और सुप्रीम कोर्ट के क्या लेटेस्ट रूलिंग्स हैं वो आपको लिखनी होंगी। अगर आप इसमें भी देखें तो आप एक बार ध्यान से ब्रैकेट, अगर आपके जेजे का ब्रैकेट खुला हुआ है तो एक बार 8 का 3 देखिए आप, यू काइंडली लुक केयरफुल, सेक्शन 8 क्लोज 3, तो आपको पता लगेगा कि सर मैं किस पिन पॉइंटेड आंसर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना सर। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपने चीजें पढ़ी हुई है तो आप सीधा उनको तैयार करोगे, डायरेक्टली प्रिपेयर दो सेक्शंस ओनली, ठीक है। आप बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली उसको पिन पॉइंटेड प्रिसाइसली तैयार कीजिए। देखिए ये बड़ा सवाल जब आएगा तो 6 नंबर में आएगा, लेकिन जरूरी नहीं 6 नंबर के तो सर कितने सवाल होते हैं, 6 नंबर के 5 ही क्वेश्चन आएंगे। अब 5 में जरूरी है कि ये जगह बनाए, तो हम उसके लिए श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हम जिस चीज के लिए श्योर हो सकते हैं कि हम अंदर की जो चीज है उसका भी क्लोजेस हम एक बार देखें कि क्या क्लोजेस यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब जो सवाल इंपोर्टेंट बनते हैं और इस एक्ट से, सेक्शन 12 यू मस्ट रीड सेक्शन 12, सेक्शन 14 क्लोज 5, सेक्शन 14 क्लोज 5, सेक्शन 18, 19 एंड सेक्शन 20, ठीक है। जो 14 क्लोज 5 है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो स्पीडी ट्रायल के रिगार्डिंग बात करता है। किसके रिगार्डिंग बात करता है, स्पीडी ट्रायल के रिगार्डिंग बात करता है। तो आप इनको प्लीज तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। आप 14 पढ़ रहे हैं तो 14 का 5 को विशेष रूप से इसको तैयार कीजिए, 14-5 को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू मेंस दिस टाइम। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको तैयार कीजिएगा। सेक्शन 30, सेक्शन 30, सेक्शन 39, हाईकोर्ट की एक मनोदशा समझिए। देखिए हाईकोर्ट जब सवाल बना रहा है, जैसे मैंने जब आरजीएस का प्रीलिम्स होने वाला था उसके पहले मैंने एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहा था, जो बच्चे जुड़े हुए थे उनको मैंने साफ कहा था, मैंने सर प्रोवाइजोस, एक्सप्लेनेशंस और जितने भी प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं इनको पढ़ के जाइएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और आप आज इसका पेपर देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रोवाइजोस और एक्सप्लेनेशन से ही पूछा गया है इस बार का प्री पेपर। और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, अगर आप मेंस के लिए जा रहे हैं तो जो बड़े सेक्शंस के अंदर जो छोटे हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, इनको तैयार कीजिए। जो सेक्शन में आपको बता रहा हूँ उनको तो प्लीज स्पेसिफिकली तैयार कीजिएगा, ठीक है सर। 39 कम टू सेक्शन 94, बीच में बहुत सारे सेक्शंस हैं, अडॉप्शन है, सारा कारा, ये सब अब नहीं, अपना नहीं है, ये सब अपना काम नहीं है उसमें, ठीक है सर। ये सब नहीं आता, ये सब नहीं आता, क्योंकि इस एक्ट में पूछने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 39 लास्ट सेक्शन है जो मेरे लिए हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है कि, ठीक है सर, कि प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन कैसे होता है बच्चे का, वो 39 जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग सेक्शन 94, 94 में दो केसेस लिखिए, एक लिखिए पी युवा प्रकाश वर्सेस स्टेट, दिस इज 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट, माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि द कोर्ट हेल्ड दैट, द कोर्ट हेल्ड दैट, द कोर्ट हेल्ड दैट, माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, द कोर्ट हेल्ड दैट द स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, द स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, द स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट is not acceptable, is not acceptable, is not acceptable for determination of age of victim, is not acceptable for determination of age of victim, not acceptable for determination of age of victim। एक और बात देखिए, सेक्शन 90 हिंदी में मैं एक बार लिखवाता हूँ। देखिए सेक्शन 94 है ना, इसमें कुछ क्लोजेस दिए हुए हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट देखना है, देन सो एंड सो पॉइंट, उसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं सर, ऐसी बात है कि ऐसा नहीं कि आप एक पॉइंट को ऊपर ले जा रहे हो, एक पॉइंट को नीचे ले जा रहे हो, जिस सीरीज में पॉइंट दिए हुए हैं उसी सीरीज में आंसर लिखना है सेक्शन 94 का।
देखिए बहुत सारे लोग के पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे सेक्शन 3 है, अब 16 पॉइंट है, 16 ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन 94 के जो क्लोजेस हैं वो ऊपर नीचे मत करना, क्योंकि उनको उसी सीरीज से पढ़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के रिगार्डिंग, कि जिस क्लोज में लिखे हुए हैं उसी क्लोज के रिगार्डिंग उनको रीड किया जाएगा। सबसे पहले अगर वो पॉइंट लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले मानेंगे, अगर ये नहीं है तो फिर ये मानेंगे, ये नहीं है तो फिर ये मानेंगे, और लास्ट में ओसिफिकेशन है, ओसिफिकेशन लास्ट में है, जजमेंट लिखिए इसके ऊपर ही, सॉरी हिंदी में लिखिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिजात किया कि पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए, 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 पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल स्थानांतरण पत्र, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है। ठीक है सर। एक और केस लिखिए, विनोद कटारा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2024 का जजमेंट है ये। ओसिफिकेशन टेस्ट, ओसिफिकेशन टेस्ट has been kept at, ossification test has been kept at the last rung, at the last rung to determine age under section 94, under section 94, लास्ट रंग टू डिटरमाइन एज अंडर सेक्शन 94। लिखिए, धारा 94 में उम्र निर्धारित करने के लिए, धारा 94 में उम्र निर्धारित करने के लिए अस्थिभंग परीक्षण को अंतिम विकल्प के रूप में माना गया है, अस्थिभंग परीक्षण को अंतिम विकल्प के रूप में माना गया है। इफ यू रीड केयरफुली सेक्शन 94 ना, ओसिफिकेशन उसके सबसे थर्ड क्लोज में आएगा, तो आप देख लीजिए कि जैसा वो प्रोसेस है पॉइंट 1, 2 एंड 3, ओसिफिकेशन सबसे लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि आप ओसिफिकेशन सबसे लास्ट मानते हैं कि कुछ से डिटरमाइन नहीं हो रही तो नाउ डू द ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन क्या होता है सर? फीमर की हड्डी होती है, फीमर की हड्डी से पता लगता है, यू हैव फीमर ना, आपकी थाई में जो बोन है उससे पता लगता है। ठीक है सर। और एक और सेक्शन जो इसका लास्ट बनता है जेजे का, दैट इज सेक्शन 101, सेक्शन 101, अपील इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 का पेपर है, मेंस में अपील पूछा हुआ इन्होंने 6 नंबर में, तो सर तैयारी कीजिएगा। जेजे में सिर्फ इतना पढ़िए, इससे ज्यादा मत पढ़िए। आपको लगता है कि सर इससे ज्यादा और कुछ पढ़ना हो तो टेस्ट में अगर मुझे कोई ठीक लगेगा तो मैं जब इसका टेस्ट होगा, कल जब इसका टेस्ट होगा तो मैं इसमें दूंगा। कल वाला पेपर 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना सर? कल वाला पेपर 100 मार्क्स का होगा, और चारों का कंबाइन है, क्योंकि उसमें पॉक्सो, डीवी, जेजे और पीओ, इनके जो भी क्वेश्चन है कल पूछे जाएंगे। लेकिन जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज इनको तैयार कीजिए, प्लीज डू प्रिपेयर दोस क्वेश्चंस। ठीक है सर, इनको तैयार कीजिए। नाउ कम टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नाउ कम टू पीओ, डोमेस्टिक को छोड़ो तो पीओ में आएंगे। ठीक है सर, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम में आते हैं 1958 में। देखिए सर, एक सवाल आया आरजेएस में 2021 में, सवाल देखें 2021 का आया हुआ एक सवाल देखते हैं सर। ठीक है सर, एक सवाल देखा जाए, एक सवाल देखते हैं 2021 का आया हुआ आरजेएस का। नहीं लिव इन वाला नहीं, अरे पीओ में कहा लिव इन रजिस्टर आ गया, वो तो डीवी में है ना। पीओ निकाले प्लीज। हाँ, एक सवाल देख लेते हैं, और सवाल का आंसर क्या होगा आप लोग ही मुझे बताइएगा। ठीक है ना सर? अभी सवाल में जो बच्चे मिस्टेक करके आए वो मैं आपको वो बताता हूँ सर। ठीक है ना? बच्चे क्या मिस्टेक करके आए सब क्वेश्चन में, और आप वो क्वेश्चन मत कीजिएगा। ठीक है सर? आप चाहे राजस्थान से हैं या राजस्थान के बाहर से हैं, लेकिन ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है सर? सवाल था ये वाला, एक बार पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में भी इसको रीड करवा देता हूँ बच्चों को। मैं पूरा सवाल का आंसर ही लिखवा दूंगा आपको। ठीक है ना? मैं पूरा बता दूंगा आपको। ठीक है सर? 21 साल की इसकी उम्र है सर। 304(2) में क्या सजा मिल रही है बताइए? कितना पनिशमेंट है उसमें? 10 साल। क्योंकि हम किस पे कर रहे हैं यहाँ पर? नॉलेज पे कर रहे हैं। ठीक है, सवाल ये था कि भाई किसी को कन्विक्ट किया गया है 304 के सेकंड पार्ट नॉलेज में किया गया है, क्या इसको प्रोबेशन का लाभ मिलेगा? ठीक है ना सर? सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। वेदर सच अक्यूज हैज अ राइट टू बी रिलीज ऑन प्रोबेशन। सर राइट तो किसी का भी नहीं है। राइट है क्या किसी का प्रोबेशन पे रिलीज होने का? राइट नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। पहली बात ये समझिए। जो पहला सवाल पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा है? क्या राइट है? दूसरा एक्सप्लेन कर रहा है कि इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है ना सर? इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना था। हिंदी में एक बार रीड कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एक बार देख लीजिए। प्रोबेशन को यू कैन नॉट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट।
ठीक है सर, इसको भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, पीओ में। अब सर ये पहली बात समझिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सर, राजस्थान में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट लागू करते हैं, न कि सीआरपीसी का 360। ये पहली बात समझिए, दोनों में अंतर है बहुत सारे, ठीक है ना। वहां पर जो एज है वो है 21 साल तक देते हैं, ठीक है ना सर। आप समझिएगा बात। देखिए राजस्थान में हम पीओ में से या 360 सीआरपीसी में से वी यूजुअली अप्लाइज पीओ। पीओ इसलिए हम अप्लाई करते हैं क्योंकि सर 1/1 1962 को राजस्थान में इन्फोर्सिंग डेट है पीओ की। किसकी इन्फोर्सिंग डेट कब है पीओ की? राजस्थान में इन्फोर्समेंट कब हुआ था पीओ का? 1/1 1962 को, ठीक है ना सर। राजस्थान में लागू इस दिन हुआ था 1/1 1962 को। तो हम 1958 का जो एक्ट है इसको हम लोग सेक्शन, अभी जो आंसर है ये आंसर जाएगा सेक्शन 6 के अंदर। किसमें जाएगा? सेक्शन 6 में जाएगा। अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग उसको देखेंगे। मैंने सबसे पहले जो सवाल इसमें लिखी है, एक सवाल लिखिए इसमें, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सर व्हाट्सएप पे आज भेजा है मैंने, ठीक है ना, उसको नोट कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को उसका आंसर जो था वो केस लॉस के थ्रू 2-3-4 केसेस की जो समरी थी मैंने वो आपको फॉरवर्ड कर दी। उसको आप, उसमें एक केस था याकूब अब्दुल रजक मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी गाइडलाइंस क्या है मैं आपको भेज चुका हूँ, उसको प्लीज आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने गाइडलाइंस भेज दी है, प्लीज वहां से इसको नोट कीजिएगा, ठीक है सर। सवाल अगर एग्जाम में ये आए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सवाल अगर एग्जाम में ये आए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओ एंड सेक्शन 360 सीआरपीसी, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें केस लो लिखिए, लखनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, रिसेंट की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। लखनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, दिस इज 2021 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखिए पीओ में अगर आपको प्रोबेशन का बेनिफिट देना है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में बेनिफिट देना है, तो यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखनी होती है, ठीक है ना सर। यहाँ पर क्या देखनी होती है? प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद यू आर एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन, ठीक है सर। आप अभिरक्षा जो अधिकारी होंगे, ठीक है सर, उनकी रिपोर्ट लगेगी और उसके बाद आपको उसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है, प्रोबेशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 360 में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोर्ट चाहे तो सीधा भी आपको ग्रांट कर सकता है। देयर इज नो पर से लिमिटेशन अंडर सेक्शन 360 सीआरपीसी। धारा 360 सीआरपीसी में ऐसा कोई भी निर्बंधन नहीं है कि किसकी रिपोर्ट देखो प्रोबेशन ऑफिसर की। आप बात मेरी समझ रहे हैं? ठीक है सर, ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और केस का नाम लिख दिया मैंने, लखनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2021, ठीक है सर। एक सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेशन, एडमोनिशन एंड प्रोबेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमोनिशन एंड प्रोबेशन? सेक्शन 3 और 4 का जो है डिफरेंस, ठीक है सर, उसको नोट कीजिएगा। बहत्तर वो परिवीक्षा के मध्य के अंतर है। अब सेक्शन एडमोनिशन और अगर उसका डिफरेंस देखोगे तो उसको ये एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है और ये आता भी है, ठीक है। अगला सवाल जो आता है वो है सेक्शन 6, सेक्शन 6, ठीक है सर, सेक्शन 6। तो सबसे पहला सवाल था उसका, क्या एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आंसर क्या होगा इसका? यू कैन नॉट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। प्रोबेशन इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, ठीक है सर। आंसर है इसका नो। और जो दूसरा सवाल ये पूछ रहा था उसका आंसर लिखिए, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1974 सुप्रीम कोर्ट। वो लैंडमार्क जजमेंट है जुगल किशोर का, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार
1974 सुप्रीम कोर्ट, इसमें लिखिए सेक्शन 6 कैन नॉट बी इन्वोक्ड, सेक्शन 6 कैन नॉट बी इन्वोक्ड, सेक्शन 6 कैन नॉट बी इन्वोक्ड where accused convicted with the offense of life imprisonment, where the accused convicted with the offense of life imprisonment, लिखिए इसमें धारा 6 उन मामलों में लागू नहीं होती, धारा 6 उन मामलों में लागू नहीं होती, धारा 6 उन मामलों में लागू नहीं होती जहां अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया गया हो, आजीवन कारावास से दंडित किया गया हो, आजीवन कारावास से दंडित किया गया हो। तो इस सवाल में जो दंडित किया गया है वो 10 ईयर से किया गया है, तो उसको प्रोबेशन का लाभ मिल सकता है, लेकिन दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, ठीक है ना सर, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट प्रोविजन आपको इसमें लिखना है सेक्शन 6, और केस लिखना है आपको इसमें जुगल किशोर वाला। बात समझ में आ गई सर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए प्लीज, समझ में आया? प्लीज ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताइए समझ में आया आप लोगों को जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं? हम आगे चले। सेक्शन 8 लिखिए, सेक्शन 8 वेरिएशन ऑफ कंडीशन, ठीक है ना सर, वेरिएशन ऑफ कंडीशन। सेक्शन 8 इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मेन, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है सर। देखिए जिन चीजों को लोग छोड़ देते हैं ना, वो चीज पूछता है आरजेएस, ये बात बिल्कुल याद रखिए। 100% मेंस में आप जिसको स्किप करके जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रोबेशन एडमोनिशन 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको छोड़िए। सेक्शन 6 छोड़ दिया था लोगों ने, सेक्शन 6 को उठा के पूछ लिया इन्होंने, ठीक है ना सर। अब कॉन्फिडेंशियल है ये सवाल नहीं आएगा, क्योंकि सर वो 3 नंबर का सवाल में नहीं बनता, रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है, सेक्शन 7 में लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल मेंस में पूछे जाने लायक नहीं है। लेकिन 8, 9 ये सवाल पूछे जाने लायक है। एक सेक्शन 12 सिंपली सेक्शन 12 भी लिखिए, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है सर। ये सवाल भी एग्जाम में पूछने लायक और ये आता है एग्जाम में, डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। पिछली बार आया हुआ सवाल है, ये आया हुआ सवाल। देखिए आउट ऑफ द बॉक्स क्या टॉपिक है, वो टॉपिक आते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हम लोग जिस पर एम्फेसिस कर रहे हैं उसको लिखिए, उसको ही तैयार कीजिए प्लीज। आप अपनी एनर्जी और एफर्ट बाकी चीजों के लिए लगाइए। अगर हम 80 to 90% पेपर भी आपका ऐसा है जो आप आंख बंद करके नींद में भी लिख सकते हो, तो आप एग्जाम निकाल लोगे इजीली। अगर हमारा पढ़ाया हुआ 80 to 90% भी बैठता है तो। बात समझ में आई सर? 100 का 100% कैसे बैठेगा, मैं थोड़ी पेपर बना रहा हूँ, लेकिन पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से या फिर जो हाईकोर्ट का जो पैटर्न हम लोग सेट होता है, जैसे मुझे राजस्थान का एक्सपर्टीज है, मैं राजस्थान बता सकता हूँ कि हाँ ये एक पैटर्न है, इस हिसाब से ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन अब कोई मुझे पूछता है सर छत्तीसगढ़ का तैयारी कराइए या एमपी की तैयारी कराइए, तो मैं उसको मना ही कर देता हूँ, मेरा वो नहीं है, ठीक है सर। सवाल लिखिए, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, ड्यूटीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है सर। सेक्शन 13-14 आएगा इसके अंदर, 13-14 आप इसमें लिख दीजिएगा कि क्या कर्तव्य हैं परिवीक्षण अधिकारी के, ठीक है, उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है। डन। नाउ कम टू डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 3-4 जजमेंट्स हमेशा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं ये लोग। अब डोमेस्टिक वायलेंस में आइए सर। नाउ कम टू डीवी, ठीक है, इसके बाद पॉक्सो बचा है, पॉक्सो भी अभी हम करेंगे। नाउ कम टू डीवी। डीवी में देखिए सर, ठीक है, देखो डीवी में सबसे डेफिनेशन क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले है एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन। इसकी डेफिनेशन जो है, एग्रीव्ड पर्सन के अंदर इवन डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेटेड, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्योंकि देखिए सर, अगर जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है हु हैज और हैज बिन इन द रिलेशनशिप, तो ऐसा मतलब है सर जो प्रीवियस में जो किया है वो भी चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। इस एक्ट का क्या है सर? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। किसका नाम लिखेंगे? कृष्णा वर्सेस सारथी चौधरी 2016 लिखिए इसमें। जुडिशियल सेपरेशन does not change the status of wife. Judicial separation does not change the status of wife. न्यायिक पृथक्करण से
न्यायिक पृथक्करण से न्यायिक पृथक्करण से पत्नी की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, पत्नी की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वंस द वाइफ इज जुडिशियल सेपरेटेड शी कैन आल्सो क्लेम अंडर द रेमेडीज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब जो आपकी पत्नी है वो फिर भी क्या कर सकती है, इसके अंदर जो रेमेडीज है, अनुतोष जो प्रदान किया जा रहा है घरेलू हिंसा अधिनियम द्वारा, उसमें आके क्लेम कर सकती है, ठीक है सर। केस का नाम लिखेंगे, लिव इन रिलेशनशिप वाला केस लिखेंगे। इसमें 2 केसेस आए हैं सर, ठीक है सर। 2F डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एग्जाम में किस टाइप के सवाल आए, डोमेस्टिक रिलेशनशिप पूछ लिया और साथ में एक सवाल और पूछ लिया, क्या लिव इन रिलेशनशिप जो है उसका क्या स्टेटस है। अब ये सवाल ऑलरेडी आया हुआ है और इसी को बार बार घुमा घुमा के ये लोग पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना सर। किसका नाम लिखिएगा सर, सबसे पहले आया 2010 का डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पत्ताचयम्मल। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पत्ताचयम्मल। अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है एक लाइन, वो लाइन क्या लिखी हुई है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इस केस में क्या बोला है वो लिखिएगा। एक लाइन लिखी हुई है रिलेशनशिप, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ठीक है सर। घरेलू नातेदारी में परिभाषा में लिखा हुआ है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, मतलब विवाह की प्रकृति की नातेदारी, विवाह की प्रकृति की नातेदारी। अब यहां पर जो लिखा हुआ है नेचर ऑफ मैरिज, ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसका नेचर क्या है, मैरिज की तरह है, तो इसके इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि इसमें लिव इन रिलेशनशिप भी क्या है इसके अंदर इंक्लूड है, तो जो आदमी लिव इन में है वो भी क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है अंडर द रेमेडी अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसी के ऊपर एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट का, ये 2010 का केस था, ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसके बाद एक और जजमेंट आया, किसका नाम था इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा। इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा प्लीज सर, ठीक है ना, न इसके इंदिरा में आई है न इसके शर्मा में एच है। ये 2013 सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें भी सेम ही बात बोली, ठीक है ना सर। ये दोनों जजमेंट है, डी वेलुस्वामी डी पत्ताचलाई वर्सेस, और एक है इंदिरा शर्मा वीकेवी शर्मा, ठीक है सर। एक 2021 में सवाल आया, 2021 में क्वेश्चन आया, आप जाके देख लीजिएगा, रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन से 2Q, प्रत्यर्थी की परिभाषा से, रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन से लिखिए, इसमें रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन लिखिए, प्रत्यर्थी की डेफिनेशन लिखिए, उसमें लिखिए एडल्ट मेल, जो उसका एडल्ट मेल है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको असंवैधानिक घोषित किया, प्लस डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको असंवैधानिक को डिलीट कर दिया बाय द जजमेंट ऑफ, केस का नाम बिल्कुल सही लिखिएगा, ठीक है ना सर। ये 2021 का केस है, आप लोग जाके देख सकते हैं, इसको असंवैधानिक तथा इसको क्या कर दिया, इसको डिलीट भी कर दिया, ठीक है। केस का नाम है हीरल पी हरसोरा। अब इसका पूरा नाम लिखना, ठीक है ना, हरसोरा कर देते हैं बहुत से लोग, क्या करते हैं इसका नाम, मैंने मेंस की कॉपी देखी बच्चों की, ऐसे लिख देते हैं हरसोरा वर्सेस हरसोरा। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना सर, हाँ दे देगा, नंबर दे देगा तुमको, लेकिन तुमको चाहिए टॉप करने के लिए नंबर ना, वो घास काटने के नंबर चाहिए, तो फिर भैया देखो, अगर घास ही काटनी है तो फिर मेंस मत लिखो, और मेंस लिख रहे हो तो तैयारी और कायदे से लिखो, क्योंकि अगर आपने कायदे और तैयारी के साथ मेंस नहीं लिखा तो आपको पीछे धकेलने के लिए 100 बच्चे हैं, बात समझ में आई। केस का नाम लिख रहे हैं, प्रॉपर लिखेंगे, उसका साइटेशन भी प्रॉपर लिखेंगे, क्योंकि देखिए जे लोग जो एपीओ का अपना मेंस हुआ था और आरजीएस में क्या अंतर है, वो अंतर है सर केस लॉस का। यहां पर केस लॉ पूछ रहा है वो अगर आपसे स्पेसिफिकली, तो फिर टाइम पास नहीं चाहिए। मैंने एक बच्चे की कॉपी देखी,
एक केस आया था, उसमें पूछा था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटर, लास्ट सवाल आया उसमें केस हुई, तो उस बच्चे ने क्या लिखा, नवाब वर्सेस स्टेट। दिक्कत नहीं है इसमें नवाब वर्सेस स्टेट लिखने में, ये सही है, नवाब अली वर्सेस स्टेट है पूरा नाम, उसका ईयर भी है कुछ, हाँ हर चीज है उसमें। रिट्स के ऊपर बात की गई है कि सारे रिट पे लगता है हैबियस कॉर्पस को छोड़ के। अभी अब कायदे से लिखोगे तो ही यार नंबर मिलेंगे, ये सब चीजें हैं गलत, ठीक है सर। और आप ऐसे लिख रहे हैं तो सर आधा आधा एक एक नंबर का फर्क पड़ता है, लास्ट में क्या होता है, जो बच्चे इंटरव्यू में रहे या जो बच्चे मेंस की लिस्ट को क्रॉस नहीं कर पाए, एक एक दो नंबर का फर्क है सर। अगर वहां पर सुधार किया जाए तो मार्क्स लिया जा सकता है। अगर आप मार्क्स के पीछे पागल है ना कि मेरे को नंबर लेके जाने के हैं, कोई नहीं आएगा मेरे सामने, मैं नंबर लेके आऊंगा इस पेपर में। अगर आप दृढ़ संकल्प और बिल्कुल निश्चय कर चुके हो ना सर, तो फिर मेहनत करो, मैं साथ हूँ आपके, है ना सर। और टाइम पास कर रहे हो तो फिर ले लो एडमिशन, तुम बस मुझे अपना पैसा देने आ रहे हो और वापस चले जाओगे। टाइम पास मत करना यार, ठीक है ना। आए हो तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करना। अब ये नेक्स्ट 2 महीने बिल्कुल आप हिलने नहीं चाहिए। मैं एक एक की कॉपी, अभी तो आप लोग आए, मैं एक एक की राइटिंग से बता दूंगा कि कौन से बच्चे किसकी कॉपी है ये। हिरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। अब एक बच्चा लिख रहा है पूरा नाम, एक बच्चा लिख रहा है हरसोरा हरसोरा, किसको नंबर मिलेगा आप बताइए मेरे को। नहीं आप खुद बता दीजिए। मैं तो, अब आपको लगता होगा सर ऐसे कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है सर, इम्पैक्ट पड़ता है और एग्जामिनर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नरोत्तम दास हरसोरा, हिरल 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 पी हरसोरा, हीरालाल नहीं है ये, इसको बहुत से लोग हीरालाल भी लिखवाते हैं, इसको बहुत सारे लोग हीरालाल भी लिखवाते हैं, अरे कोचिंग वाले एक आधे तो हीरालाल लिखाते, हीरालाल पी हरसोरा, हिरल है हिरल, अरे हिरल है ये, गूगल करके देख लो यार, मैं गलत बोल रहा हूँ तो। हिरल पी हरसोरा, अरे एसएससी की वेबसाइट से पढ़ा है भाई नाम। अरे अपने पास एसएससी का सब्सक्रिप्शन है, सारे केसेस हैं अपने पास, तुमको जब कोई केस चाहिए तो बताओ। एसएससी का सब्सक्रिप्शन है अभिचान लॉ अकेडमी के पास में, उसको जब जो केस चाहिए, जब जो डायरेक्ट पढ़ना होता है, अपने पास सारा डॉक्यूमेंट कंटेंट मटेरियल है। तुम लोग ये बताओ सर उस टॉपिक के ऊपर केसेस चाहिए, मैं तुमको दूंगा। तो सर सक्सेशन पे कोई केसेस सर, तो सक्सेशन की जब क्लास होगी ना, अब हिंदू मीडिएट की क्लास लूंगा, तो उस टाइम पे हिंदू मीडिएट के केसेस क्या लिखाऊंगा, उस टाइम सक्सेशन की लिखाऊंगा, हामा की लिखाऊंगा, अडोप्शन की लिखाऊंगा, सब लिखेंगे। लेकिन प्लीज ये बिल्कुल मेक श्योर कीजिए कि नाम सही लिखिए। हिरल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा 2016। अरे भैया टीचर बनना तो आजकल बहुत ही डिफिकल्ट काम है। देखो क्या होता है ना कि देखो बच्चों के पास से गूगल, गलत पढ़ाओ गलत बताओ, वो 2 मिनट में तुमको लाइन पे ले लेगा, सर ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो इसमें इसमें यही बात बोली सर कि इस केस एडल्ट जो मेल शब्द है, ठीक है ना, इस एडल्ट मेल को हटा के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिलीट कर दिया इस केस के अंदर 2016 में, ठीक है ना सर। अगला सवाल आता है यहाँ से, शेयर्ड हाउस होल्ड, यहाँ के भी केस लिखवाता हूँ। साजी ग्रस्ती, किसका नाम लिखिए, रजनीश वर्सेस नेहा। ये रजनीश वर्सेस नेहा मैंने आपको मेंटेनेंस में भी लिखवाया है। रजनीश वर्सेस नेहा, दिस इज 2021, इसकी गाइडलाइंस क्या है वो लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। द वुमन, द एग्रीड पर्सन हु इज रिजाइडिंग इन shared household, the agreed woman who is residing in shared household, जो व्यतीत महिला है साझी गृहस्थी में निवास कर रही है, जो व्यतीत महिला है साझी गृहस्थी में निवास कर रही है, वह धारा 19 के तहत, वह धारा 19 के तहत अनुतोष भी प्राप्त कर सकती है, वह धारा 19 के तहत अनुतोष भी प्राप्त कर सकती है, वह धारा 19 के तहत अनुतोष भी प्राप्त कर सकती है। द एग्रीड पर्सन रिजाइडिंग in shared household can also can also can also claim रेमेडी अंडर सेक्शन 19, कैन ऑल्सो क्लेम रेमेडी अंडर सेक्शन 19, मतलब वो चाहे तो रेजिडेंस ऑर्डर के लिए भी अप्लाई कर सकती है, अगर वो साबित कर देती है कि दैट शी वाज इन द शेयर्ड हाउस होल्ड, अगर वो साझी गृहस्थी में निवास कर रही थी जहां से उससे घरेलू हिंसा की गई, तो रेजिडेंस ऑर्डर भी उसके लिए मांग सकती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए अंडर सेक्शन 125, अंडर सेक्शन 125, अंडर सेक्शन 125, under section 125 CRPC also, under section 125 CRPC also, धारा 125, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भी
दंड प्रक्रिया संहिता में भी, दंड प्रक्रिया संहिता में भी, दंड प्रक्रिया संहिता में भी में भी में भी व्यथित व्यथित व्यक्ति में भी व्यथित व्यक्ति में भी व्यथित व्यक्ति में भी व्यथित व्यक्ति में भी व्यथित व्यक्ति निवास के लिए आवेदन कर सकता है, निवास के लिए आवेदन कर सकता है, निवास के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है सर, अब आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन पे। देखो सर, वो जमाना गया जब डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन पूछी जा रही है एग्जाम के अंदर, वो जमाना गया। अब क्या पूछता है वो सुनिए सर। 4 तरह के अब्यूज होते हैं। एक होते हैं फिजिकल, बताइए, और कौन कौन से अब्यूज होते हैं बताइए मुझे। सेक्सुअल, और लास्ट वाला ये एग्जाम में आएगा सर, इकोनॉमिक अब्यूज एग्जाम में आएगा। ठीक है ना सर। सेक्शन 3 में जो 4 तरह के ना, आप उसमें देखिएगा, आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ सर एग्जाम में आने के लिए तो यही है जो 4 नंबर या 6 नंबर में बनता है। ठीक है ना सर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सवाल भी। आप जब पढ़ेंगे अपने आप, और आप उस नजर से पढ़ेंगे कि हाँ हाईकोर्ट क्या सवाल पूछ सकता है, रीजनेबली क्या हो सकता है और क्या पूछ सकता है, तो सर इकोनॉमिक अब्यूज एग्जाम में आएगा सर। ठीक है सर, इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। सेक्शन 8-9 ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। पेपर अगर इजी आ गया तो 8-9 भी पूछेगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसकी ड्यूटीज। सेक्शन 11, 12, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। उसका एक फॉर्मूला जो मैं तैयारी करता था तो मैं ऐसे करता था, RPR MCC X पार्टी। मेरा एक फॉर्मूला था RPR MCC, राइट टू सेट स्टेट हाउस होल्ड, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर और कंपनसेशन ऑर्डर। इसके साथ करना आप सेक्शन 31 और 32, बस इतना पढ़िए सेट में। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर ऑर्डर देखने हैं आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है वो है ये 3। ठीक है सर, ये 3 ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन, कस्टडी ऑर्डर फिर भी नहीं पूछे वो, लेकिन ये 3 17, 18, 19 तो इंपॉर्टेंट है, और 31, 32 साथ में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट है सर वो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो वापस से भी आ सकता है। तुम ये सब भ्रम में मत रहना कि 24 के पेपर में सब आ गया है तो इस बार नहीं आएगा। नहीं सर, ये देखो 20 और 20 सवाल कितने हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए ना। 40 और जजमेंट राइटिंग को छोड़ दो आप, 40 क्वेश्चन, रफली 40 क्वेश्चन ना। इस 40 क्वेश्चन में से 1-2 सवाल रिपीट में मार देंगे इस बार, और वही 40 सवाल 2021 के पेपर में निकाल लीजिए, उसमें सिर्फ 2-3 सवाल रिपीट मार देंगे। फिक्स है सर इनका, फिक्स रिपीट करते हैं। तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाइएगा। अगर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर पूछा हुआ है तो वापस से पूछ लेंगे, कोई वो नहीं। क्योंकि देखो ऐसा होता है, पेपर कैसे बनता है वो समझिए। हाईकोर्ट में पेपर बनता है, जैसे 5 सेट तैयार किए, सपोज कीजिएगा 5 सेट तैयार किए, तो 5 सेट एनवलप में पैक होते हैं, लेदर एनवलप में पैक होकर रखे रहते हैं। रेंडमली एक सेट पिक होता है और उसको चुपचाप प्रिंटिंग के लिए दे देते हैं। बात समझ में आई। अब उसमें जिसने सेट बनाया उसने सारे प्रैक्टिकल सवाल दिए हैं या पूरा डायरेक्ट दिया है, वी नेवर नो। जैसे इस साल मैंने कह रहा था कि प्री में आप जा रहे हैं तो प्री में प्लीज केस लॉस पढ़ के जाइए, हम तो उसी पे जोर दे रहे थे प्री में कि केस लॉस पढ़िए, केस लॉस पढ़िए, लेकिन एक भी केस नहीं आया। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेहनत खराब हो गई है, तैयारी खराब हो गई। मेहनत और तैयारी कभी खराब नहीं होती है। अननेसेसरी केस लॉस मत लिखना। मैंने बहुत सारे बच्चों की हैबिट देखी है, अननेसेसरी केस लॉस फंसाते रहते हैं, अननेसेसरी केस लॉस मेंशन करते रहते हैं, अननेसेसरी हर चीज को लिखते रहते हैं। जरूरत है, रिक्वायर्ड है तो ही लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए।
चलिए पॉक्सो में आए। लेट्स कम टू पॉक्सो। ये लास्ट एक्ट है अपना। चल इन चारों का टेस्ट होगा। टेस्ट आप अपने पेस पे दे सकते हो, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप मेरी पेस पे चलें। अगर आप मेरी पेस पे नहीं चलोगे, देखिए आप अपने हिसाब से दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि क्लासेस का बर्डन इतना हो जाएगा, अरे क्लासेस सर जो है ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा कुछ भी, मैंने आपको एक भी चीज पढ़ाई नहीं, पढ़ाता तो मैं आपको डिफरेंस दिखाता, एडमिशन में ये होता है, प्रोविजन में ये होता है, इसमें ये होता है। मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपके मिस्टेक्स भी बताऊंगा और क्वेश्चंस क्या आएंगे वो भी बताऊंगा, तो क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं वो भी बताऊंगा, जो मेरा काम है। आप अगर ये सोचें कि इसका टेस्ट मैं बाद में दूंगा, तो सर बाद ही हो जाएगा। और आंसर राइटिंग में जितनी जल्दी हमें पता लग जाए अपने मिस्टेक्स क्या है, उतनी जल्दी आप में इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट होगा। सपोज कीजिए आप 15 दिन बाद या 10 दिन बाद खुद को तैयार करते हैं मेंटली कि नाउ आई एम रेडी टू अटेंड पेपर, तब तक फिर इंप्रूवमेंट के लिए समय भी तो होना चाहिए मेरे पास, और आपके पास भी समय होना चाहिए। क्योंकि आंसर राइटिंग में यही नहीं होता है सर। आंसर राइटिंग में देखो क्या क्या होता है। आंसर राइटिंग में प्रोविजंस आप पूरे लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे, कोई कीवर्ड तो आप मिस नहीं कर रहे, क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या आप उसको पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को। बहुत से बच्चे क्या करते हैं सर, आंसर तो पूरा लिख के चलते बराबर, सब कुछ लिखा है, लेकिन प्रेजेंट इतने गंदे से किया है कि उसका जो मेन पॉइंट है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो प्रेजेंटेशन पे भी काम किया जाता है सर। और वो आंसर राइटिंग को ऐसा नहीं, जादू की गुट्टी नहीं है मैं आपको एक दिन में पिला दूंगा, ये एक आर्ट है, इसमें समय लगता है। जब आप आंसर लिखेंगे लगातार तो निखार आएगा, सुधारोगे आप अपने राइटिंग को। अब एक दिन से मैं नहीं बोल सकता वो कि आप आंसर राइटिंग अच्छे बहुत सुंदर बना दोगे। ठीक है सर, पॉक्सो पाएंगे, पर प्लीज पेपर दीजिएगा, ठीक है ना। अब तुम पेपर नहीं दोगे तो मेरे लिए तो आराम ही होना चाहिए ना, कि अच्छी बात है कॉपीज नहीं आ रही चेक करने के लिए, लेकिन नहीं सर, मुझे आराम नहीं चाहिए और ना मैं तुम्हें आराम करने दूंगा। ठीक है सर, स्टार्टिंग के लेके 1 से 12 तक कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ देना सब। 1 से 12 तक कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ छोड़ देना। मैं मेंस की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है ना सर, क्योंकि डेफिनेशन जो भी है इसकी वो सब कहाँ पे रेफर करनी है आपको, आईपीसी में रेफर करनी है, उसने बताया ना उसने खुद ने बेचारे ने। आप आईपीसी देखिए। अब देखिए सेक्शन 13 यहाँ से बनता है। देखिए एक और बात सुनिए, पॉक्सो में जहां पर भी पनिशमेंट दिए हुए ना सर, पनिशमेंट दिए हुए मत पढ़िएगा, नहीं आएगा, ठीक है सर। आप ये देखेंगे आरजेएस में पनिशमेंट वाले प्रोविजंस नहीं आते मेंस के अंदर। आप प्रीवियसली भी उठा के देख लीजिए, जो भी उठा के देख लीजिए, एक्सेप्ट जो स्पेशल लॉज है उसके पनिशमेंट आते हैं, उसमें भी आईटी के पूछ लिया, ठीक है सर, आईटी का कुछ पूछ लिया, या फिर सेक्शन 31-32 पूछ लिया प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ में, वो आपसे पूछे तो अलग बात है, लेकिन सर पॉक्सो में नहीं आएगा। या आप निश्चित कीजिए, पनिशमेंट के पीछे मत भागेगा। अब सेक्शन 13 आप पढ़िए तो उसका सेक्शन 14 में उसका पनिशमेंट दिया हुआ है, यू कैन रीड इट। अब जो सवाल बनता है वहां से, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 19, 20, सेक्शन 19, 20 और सेक्शन 23, प्रोसीजर फॉर मीडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, इसलिए इग्नोर करते हैं बच्चे, नहीं पढ़ के जाते, सवाल यहीं से आएगा, सवाल आएगा यहीं से। क्योंकि देखिए 29-30 पहले पूछ ले लोगों ने, ठीक है सर, ठीक है। एक सवाल आया 2021 में, अब 21 का पेपर देखेंगे ना अब, तो वहां पे रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट था, ठीक क्या था, हर चीज के रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। पॉक्सो में 3 रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है, एक है पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है, एक है मजिस्ट्रेट कर रहा है, और एक है कोर्ट। अरे 3 अलग अलग लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें। 2021 का जो मेंस था ना, उसमें कोर्ट का अलग पूछा है और इन दोनों का अलग पूछा है। बच्चे ने जब पहले आगे सवाल देखा तो उसने पूरी चीज कोर्ट की कहां लिख दी, इधर लिख दी। 21 वाला पेपर, मैंने 21 वाली कॉपीज भी चेक करी स्टूडेंट्स की, अलग अलग है सर, अलग अलग है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने का है। पुलिस ऑफिसर जो अपना कर रहा है वो करता है अपना 24 में, मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं अपने 25-26 एडिशनल प्रोविजन जो 26 में दिए हुए, और जब अपने जो कोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 33, 35 और 36। 33 में स्पेशल कोड क्या होता है उसको बताया हुआ है, 35 में क्या वो सिंगल मिरर, सिंगल विजिबल मिरर के रिकॉर्डिंग को स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना सर। ये ट्रायल में रिकॉर्ड होते हैं, ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एट ट्रायल है। ये क्या है, विचारण के समय कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा।
ये ड्यूरिंग द इंक्वायरी इन इन्वेस्टिगेशन कैसे रिकॉर्ड होगा, वो ये है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर पूछा है इंक्वायरी के टाइम पे स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा, तो सर मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, और ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पीओ। अगर लेकिन अगर आप प्रोविजंस देखें 164(5)(a) सीआरपीसी, तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब भी करते हैं, तो वो ये है पॉक्सो वाले में मैटर में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना सर इन सब सेक्शंस में, ये सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। 21 का पेपर दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए मेरे को अभी सवाल देखना पड़ेगा एक एक, आप लोग मेरे साथ देंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको सवाल, ठीक है ना। मैडम इधर देखिए एक बार, मैं इतने पास से मैं खड़ा हूं, मुझे दिखाई नहीं देगा स्क्रीन, आप लोग बताइएगा किधर सवाल आ गया है। 21 का पेपर है, ठीक है ना, दिस इज द पेपर ऑफ 21। ये आईपीसी का क्वेश्चन था अपना, एनआई एनआई जे आगे सर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर। मैं आपको कौन सा बता रहा था अभी ये सवाल। अब सर पूरा सवाल नहीं पूछते ये लोग, मैं आपको वही कह रहा हूं, पूरा सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। दे विल नॉट आस्क यू होल क्वेश्चन 4 का 7 सेक्शन 4 क्लोज 7, पूरा सवाल नहीं पूछा इन्होंने। इन्होंने सिर्फ एक बड़े सवाल का छोटा पोर्शन उठा के पूछ लिया, सेक्शन 4 का 7 किसका, जे का। बस समझ में आ रही सर मैं किस आपको जो बताना चाह रहा हूं। अब आप समझदार होंगे तो इशारा काफी है, और नहीं समझे तो अब आप जाने। मैं आपको बता ही सकता हूं ना सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और वो भी देखिए, अब देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट विक्टिम बाय द पुलिस। अभी किसके द्वारा रिकॉर्ड कर रहा है, पुलिस के द्वारा, अंडर द पॉक्सो। अगर पुलिस से रिकॉर्ड करवा रहा है तो इसमें लिखना है सेक्शन 24। अब नीचे चलेंगे अपन, ठीक है ना सर। अब ये सवाल उसने दोबारा पूछा है 4 नंबर में या 6 नंबर में, आपको दिखाऊंगा सवाल वापस से। फालतू पेपर आता है सर, कुछ नहीं आता। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो ना, और देखो ये आ गया अपील, टाइप्स ऑफ अपील ऑफ जे। ठीक है सर, कितने नंबर में मुझे 4 नंबर में पूछा। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो पढ़ो बस, बाकी कुछ छोड़ दो सब। देखिए व्हाट कोर्ट शुड टेक, आगे सर पॉक्सो का। अब कोर्ट इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, समझ में ही बात। अब बच्चा सोचता है कि यार स्टेटमेंट तो एक ही होता है, और सबको क्या करता है, सारे सारे प्रोविजंस की वोमिटिंग बना के एक जगह पटक देता है। जब उसको पता नहीं है कि भाई इधर अलग प्रोविजंस है, इधर जो प्रोविजंस आएंगे वो 33, 35, 36 के आएंगे, उधर जो प्रोविजंस आएंगे वो 24 के आएंगे। अगर आप ये सब काम नहीं कर रहे ना सर, तो फिर आपका व्यर्थ है प्री निकालना, आपका व्यर्थ है प्री निकालना, अगर आप जैसा बता रहा हूं वैसा नहीं कर रहे तो। मैं अपना मेहनत कर सकता हूं, लेकिन सर एग्जाम में परफॉर्म आप ही को करना होगा, ठीक है ना सर। और लास्ट सवाल जो इसका बनता है अपना, डायग्राम आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा कि क्या है। लास्ट सवाल बनता है वो है 29-30, दोबारा पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, ठीक है। कल टेस्ट है आपका, ठीक है ना, कल टेस्ट है 2 बजे से। कल टेस्ट कितने बजे से, जैसे इस क्लास खत्म होगी, जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी, कल सीपीसी पढ़ेंगे, तो जैसे ये क्लास कंक्लूड होगी इसके बाद आपका टेस्ट है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए। समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए प्लीज, आप लोगों से थोड़ा बात करता हूं मैं। हाँ चलो ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, समझ में आया ये 4 सब्जेक्ट में किस तरह से तैयारी करनी है, कि क्या अप्रोच लेके चलना है, समझ में आया आप लोगों को। प्लीज यस नो कुछ तो लिखिए। सर मेंस कब तक हो सकता है आइडिया, यहाँ से 50 to 60 डेज मानो, यहाँ से 50 से 60 दिन है अभी, अभी 50 to 60 डेज है, और रिट लग गई तो 3 महीने भी हो सकता है। यहाँ से रिट लग जाती तो 3 महीने भी हो सकता है, यहाँ से रिट लगेगी तो 3 महीने भी जा सकता है। अदरवाइज हमारे पास 50 दिन तो है आज से, एटलीस्ट काउंट करें तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ठीक है सर। तैयारी कीजिएगा, 4 सब्जेक्ट्स हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली समझा है कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं और क्या पार्ट्स को हमको तैयारी करनी है। बिल्कुल सर, आप समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है आप लोगों के पास में, आप तो बस आंख बंद कीजिए और पढ़ाई कीजिए, एग्जाम अगर निकालनी है तो। जी सर, आपने जो सेक्शंस बताए उतना ही सफिशिएंट है, हाँ उतना ही सफिशिएंट है, उतना ही सफिशिएंट है। अगर इसके बाहर कोई सवाल पूछता हूँ तो वो पेपर में पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है ना सर। इसके बाहर देखिए, मेरा पूछना अलग है, मैं इससे बाहर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं हाईकोर्ट के पर्सपेक्टिव में देखिए ही काम करूंगा, ठीक है सर। इनको प्लीज तैयार कीजिए, माइनर एक्ट है ये,
और ये अगर आप कर रहे हैं तो सोचो सर इस पेपर में ही अगर देखा तो 7 नंबर का तो उसी पेपर में एक सिर्फ पॉक्सो के सवाल देखो तो 7 नंबर हो गए थे। और अगर आप चारों सब्जेक्ट्स को अगर क्यूमुलेटिव काउंट करते हो तो अगर आज हमने जो पढ़ा है वो लगभग ऑलमोस्ट 20 नंबर का आएगा। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स यहाँ से आएंगे चारों सब्जेक्ट से मिला के। तो अगर हम लोग 80 में से 20 की आज क्लास हमने लगाई है तो प्लीज उसमें मेहनत कीजिए। थैंक यू एवरीवन।